नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो टोटल मैं 22 डेज का सेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर डे नंबर 23 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू नेशनल एआई पोर्टल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल से रिलेटेड यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। पहला ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो देखिए अभी यहां पर क्या हुआ है कि नेशनल एआई पोर्टल ने अपनी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करी है। ठीक है भाई, मतलब कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पहली एनिवर्सरी जो है वो इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट करी है और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही है। ठीक है, और पहली एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट हुई है? 28 मई 2021। ठीक है, इस दिन यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में बात करेंगे तो इसमें यहां पर क्या है कि ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहली बात तो देखो यहां पर ये बोला गया है पहले स्टेटमेंट में कि इट इज ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इट सर्व्स एज द सेंट्रल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटिव एक्टिविटीज इन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो अब आपको बताना है कि इससे रिलेटेड यहां पर कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। ठीक है, तो देखिए ज्वाइंट इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर नीति आयोग नहीं है ना। नीति आयोग की जगह अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, एक आपको मिलेगा NEGD जिसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। और दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको नॉस्कॉम जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा, NASSCOM। तो इनके द्वारा जो है ये नेशनल एआई पोर्टल जो है वो यहां पर स्टार्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीति आयोग नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो है नेशनल एआई पोर्टल ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा, है ना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर न्यूज़ होती हैं, है ना, एआई से रिलेटेड हो गया। उसके बाद लर्निंग वगैरह जो होता है ना, कि कैसे क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पर क्या की जाएंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर एक सेंट्रल हब की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि नेस्कॉम के बारे में बात करेंगे तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आईटी या आईटी इनेबल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं सर्विस सेक्टर हमारे इंडिया में, उसके लिए यहाँ पर ये काम करता हुआ देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल एआई पोर्टल के बारे में ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, तो डिफेंस एक्सीलेंस के लिए जो इनोवेशन होते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, और आपको बताना है ये कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात है कि इट एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। इट इज फंडेड एंड मैनेज बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पर याद रखिएगा, अगर हम यहां पर बात करेंगे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर क्या नाम देता हूं, इसको बोलते हैं हम यहां पर आईडेक्स। ठीक है, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जो है इसको यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो कब लॉन्च किया था? इसको अप्रैल 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर लॉन्च किया था। और इसका बेसिक एम यहां पर यह है कि हमको क्या करना है कि जो डिफेंस और एरोस्पेस वाली फील्ड है इसमें सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है, और साथ ही साथ
इनोवेशन वगैरह भी जो है वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, एमएसएमई जो सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, है ना, स्टार्टअप्स को इंगेज यहाँ पर किया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर इनोवेटर्स होते हैं, है ना, कई सारे लोग इंडिविजुअल यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे इनोवेशन वगैरह फील्ड में, आपको वो देखने को मिलेंगे। तो जो इंडिविजुअल यहाँ पर इनोवेटर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर इंगेज किया जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड में काम करते हैं या जो एकेडमिया है, ठीक है, उन सब लोगों को यहाँ पर इंगेज करके हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है उसको थोड़ा सा, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उससे हमको सेल्फ रिलायंस और जो फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस सेक्टर में यहाँ पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताई जा रही है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज फंडेड एंड मैनेज बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको फंड किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको जो यहाँ पर फंड और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसको हम यहाँ पर DIO जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर DRDO के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज सिंस 2020। ठीक है, इंडिया जो है वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का मेंबर है 2020 से। दूसरी बात है द कैरिबिस बे डिक्लेरेशन इज साइंड बाय द G7 कंट्रीज टू प्रिवेंट साइबर अटैक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं, है ना, मतलब डेवलप्ड जो इकोनॉमीज आपको देखने को मिलेंगी वो G7 का यहाँ पर पार्ट है। जैसे अगर मैं आपको कंट्रीज यहाँ पर बताऊं कि कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, तो जैसे फ्रांस यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, फिर उसके बाद इटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर यूके आपको इसमें देखने को मिलेगा, फिर जापान आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा, USA हो गया और कनाडा। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये यहाँ पर क्या होती हैं कि इसका मेंबर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था वो फॉर्मेशन कब हुआ था, वो 1975 में जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया था, ताकि जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसीज वगैरह, इन सब चीज़ों को आसानी से जो है वो यहाँ पर टैकल किया जाए। अब एक बार यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इंडिया जो है वो तो मेंबर है नहीं, है ना, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको गलत देखने को मिलेगा। और G7 कंट्रीज का कोई फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज के रूप में आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे इनमें क्या होता है कि इन कंट्रीज को यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया था, लेकिन वो तो G7 की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन वहां पर भी इन्वाइट किया गया था। फिर बोरिस जॉनसन जी ने भी अभी यहाँ पर इन्वाइट किया था। तो जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब आपको गेस्ट कंट्रीज के रूप में काम करते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अभी जो 47th G7 समिट हुई थी, है ना, 47th जो यहाँ पर G7 समिट आपको देखने को मिलेगी, ये कब हुई थी, ये 2021 में हुई थी, है ना। तो 2021 में जो यहाँ पर हुई थी ये कहाँ पर हुआ था, ये कैरिबिस बे में आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर कैरिबिस बे डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर साइन किया गया था। और यहाँ पर क्या है कि ये साइबर अटैक के ऊपर फोकस नहीं करता है, ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये जो है प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक, है ना, ये फोकस करता है यहाँ पर प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक। ठीक है, जैसे कोरोना अभी यहाँ पर फैल गया ना, तो भविष्य में इस तरीके की कोई चीजें ना फैलें, इसके ऊपर यहाँ पर ये काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये गलत है। और उसके बाद G7 कंट्रीज ने ये भी बोला है कि हम 1 बिलियन जो कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह होगी वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर
आप ये कह सकते हैं कि इसमें से ज़्यादातर जो होंगी वो यूनाइटेड स्टेट्स की द्वारा आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और 100 मिलियन जो है वो ब्रिटेन वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन जो है ये इस बारे में है कि प्रिवेंटिंग फ्यूचर पेंडेमिक। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपके बिल्कुल गलत हो गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो नाइदर वन नॉट टू जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, पहली बात हो रही है कि दे आर रिफर्ड टू एज रेयर अर्थ ड्यू टू द डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ऑक्साइड फॉर्म्स, leaving China behind. The US has over time acquired global domination of rare earth elements. The rare earth elements are the set of metallic and non-metallic elements. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि रेयर अर्थ जो यहां पर मटेरियल है ना, या रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इनको रेयर अर्थ इसलिए कहा जाता है बिकॉज पहले के टाइम पीरियड पर, आज के टाइम पीरियड पर तो टेक्नोलॉजी वगैरह काफी आगे यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो पहले क्या होता था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पर होता था कि उनको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो बहुत मुश्किल यहाँ पर होता था, इसलिए इसको हम यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कहते थे। ठीक है, तो ये इसका जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे चाइना है ना, तो एक टाइम यहां पर ऐसा था कि चाइना जो रेयर अर्थ हमको यहां पर देखने को मिलते थे उसमें से 90% जो रिक्वायरमेंट था वो कौन फुलफिल करता था, वो चाइना यहां पर फुलफिल करता था। आज के टाइम पीरियड पर जो है चाइना का जो डोमिनेंस है वो करीब 60% पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब आज के टाइम पीरियड पर चाइना जो है वो यहां पर क्या कर रहा है कि 60% जो भी यहां पर रेयर अर्थ वगैरह होता है उसकी रिक्वायरमेंट को यहां पर फुलफिल करता है। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि वो थोड़ा सा कम हो गया है पहले से। जैसे और कंट्रीज के बारे में आप यहां पर बात करोगे जो यहां पर रेयर अर्थ को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें आप क्वाड कंट्रीज जो है जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेंगे, वो भी रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में बहुत आगे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन चाइना का डोमिनेंस जो है वो अभी भी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर बोला जा रहा है लीविंग चाइना बिहाइंड, The US has over time acquired global domination of the rare earth element. तो डोमिनेशन तो अभी भी चाइना का है ना, लेकिन जो शेयर यहाँ पर चाइना शेयर करता था वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर कम हो गया। पहले 90% इसकी डोमिनेंस यहाँ पर थी, अब 60% केवल रेयर अर्थ के जो एलिमेंट है उसमें देखने को मिल रही है। लेकिन क्वाड कंट्रीज भी इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर आपने गलत कर दिया तो आपके पास देखो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, केवल ऑप्शन नंबर बी बचा जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो देखो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं ना वो केवल मेटेलिक होते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपको मेटेलिक देखने को मिलेंगे, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स यहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप यहां पर ये कह सकते हैं, ठीक है, कि 15 जो लेंथेनाइट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लेंथेनाइट्स वाली सीरीज यहां पर देखोगे ना, तो सबसे पहले तो वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं 15 लेंथेनाइट्स। और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि दो चीजें और यहां पर ऐड कर देते हैं। तो जैसे स्कैंडिनियम आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्लस यहां पर जो है ये हो गया आपका इट्रियम। ठीक है, ये दो और ऐड कर दो तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपको 17 जो है वो यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलते हैं और सारे मेटेलिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक नहीं होता है कोई, है ना, मतलब नॉन मेटेलिक जो है वो यहां पर नहीं होते हैं, ये केवल मेटेलिक होते हैं। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको सही देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। With reference to the olive ridley turtles, consider the following statements। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बात हो रही है और आपको बताना है कि ऑलिव रिडली टर्टल्स से रिलेटेड यहां पर कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। पहली बात हो रही है कि these turtles are the rarest of all sea turtles found in the world. They are known for their unique mass nesting called Aribada. They are listing as a vulnerable in the IUCN Red List। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है
जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात देखो यहां पर बोला जा रहा है कि दीज टर्टल्स आर द रेयरेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि ये वाला जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडली जो टर्टल होते हैं ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये आपको मोस्ट अबेंडेंट जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में इसी तरीके के जो टर्टल होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये लोग जो जाने जाते हैं ये इनका यूनिक मास नेस्टिंग यहां पर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको एरीबेटा यहां पर कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स जो यहां पर होती हैं वो आती हैं और आप ये कह सकते हैं कि फिर वहां पर जो एक्स वगैरह होते हैं वो यहां पर इलेक्ट करते हैं, मतलब एक्स वगैरह को ले करते हैं। तो इस वजह से यहां पर क्या होता है कि इनको यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है और ये एरीबेटा जो है ये यही पर्टिकुलर फिनोमिना जो है वो कहलाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा ये वार्म वाटर्स में मिलते हैं। ठीक है, जो वार्म वाटर्स आपको देखने को मिलेंगे, गर्म पानी थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन में भी ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर आपका जो इंडियन ओशियन है वहां पर भी आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है कि उड़ीसा का गहीरमाठा मैरीन सेंचुरी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आता है, इसको बोलते हैं हम गहीर, ठीक है, माथा मरीन सेंचुरी। ठीक है, तो इस ये किसके लिए फेमस है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। तो ये कहां पर मिलेगा, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसके यहां पर IUCN स्टेटस के बारे में देखेंगे तो यहां पर क्या है कि इसको वल्नरेबल जो है वो यहां पर रखा गया है ना, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और अगर हम यहां पर साइट्स के बारे में बात करेंगे, CITES, ठीक है, तो साइट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके अपेंडिक्स 1 में यहां पर रखा गया है, मतलब कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो इसको यहां पर प्रोवाइड करी गई है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत में भी क्या किया गया है, इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो यहां पर प्रोवाइड करी गई है। तो इस तरीके के कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह जो है ना, जीव जंतुओं से रिलेटेड, फ्लोरा फौना से रिलेटेड वगैरह आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहां पर साइट्स के बारे में बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, साइट्स का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, ये आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो गया और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको यहां पर कराए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। न्यू शेफर्ड वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। ठीक है, इट इज, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि न्यू शेफर्ड के बारे में बात हो रही है। तो अभी यहां पर क्या था कि ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किससे रिलेटेड है, न्यू टेक्निक दैट विल हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शीप्स, अ रॉकेट सिस्टम दैट हैज बीन डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, अमेरिकन सोलर पावर्ड, ठीक है, फाइटर प्लेन, या फिर न्यू डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट बाय नासा। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे लोग कि शेफर्ड यहां पर लिखा हुआ है ना, तो न्यू टेक्निक दैट विल हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ शीप्स ये यहां पर लगा सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा न्यू शेफर्ड जो भी आपको देखने को मिलेगा ये एक तरीके का रॉकेट सिस्टम है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो ये न्यू शेफर्ड है ये एक तरीके का रॉकेट सिस्टम है दैट हैज बीन डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ताकि वहां पर जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, उसको यहां पर ये कंडक्ट कर सकें, है ना, मतलब आपको स्पेस मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्पेस में ले जाया जाएगा, है ना, और वहां पर रिसर्च वगैरह करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए यहां पर हमने एक रॉकेट सिस्टम जो है वो यहां पर डेवलप किया है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, कैरमेल लाइन, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कैरमेल लाइन क्या है। तो कैरमेल लाइन जो होता है वो यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे, ठीक है,
तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस है। ठीक है, ये आपको बाउंड्री ऑफ स्पेस यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि इंटरनेशनली यहां पर रिकॉग्नाइज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो न्यू शेफर्ड है, इसका नाम न्यू शेफर्ड क्यों पड़ा? क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था एलन शेफर्ड। ठीक है, ये हो गए आपके एलन शेफर्ड। ठीक है, ये एलन शेफर्ड हैं, और एलन शेफर्ड जो है ये फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस में गए। ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन टू गो स्पेस। ठीक है, स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकन जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एलन शेफर्ड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें हमने जो मेन फोकस है न्यू शेफर्ड का, वो ये है कि हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएंगे ताकि रिसर्च वगैरह जो है वो सही तरीके से वहां पर कंडक्ट की जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। पहली बात है कि तुलु इज अ द्रविडल लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुलु जो है वो यहां पर क्या है कि एक द्रविडल लैंग्वेज है जिसको 8th शेड्यूल जो हमारे संविधान का है उसमें ऐड किया गया है। आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो अभी बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो तुलु जो है वो एक तरीके की द्रविडल लैंग्वेज है ना, मतलब कि साउथ इंडिया में आपको ये लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलती है, तो ये एक द्रविडल लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना, कि मतलब आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई जैसे कि कहाँ कहाँ पर ये लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बोली जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप एक काम करिएगा, इसमें आप ना 2 जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं इसको याद रखिएगा। एक तो यहां पर क्या है, दक्षिण कन्नड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका एक दक्षिण कन्नड़ा। ठीक है, और उसके बाद एक यहां पर मिलेगा आपको उडुपी। ठीक है, ये 2 जो जिले आपको देखने को मिलेंगे ये कहां पर है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, यहां पर बोला जाता है ये। और उसके बाद यहां पर जो है ये कासरगोड जो एक जगह आपको देखने को मिलेगी केरला में। ठीक है, KASAR। ठीक है, KASARA कासरगोड, और कासरगोड जो है ये कहां पर मिलेगा? ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो बेसिकली यहां पर क्या है कि जो तुलु भाषा है इसको बोलने वाले लोग आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? कर्नाटका में और केरला में। और ये हमेशा यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर दिया जाए 8th शेड्यूल में, लेकिन अभी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, है ना, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो 8th शेड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 344(1) है ना, और साथ ही साथ 351 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल, ठीक है, 351, तो उसमें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में बात करी गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification is a legally binding international agreement. The Great Green Wall Initiative is focused on fighting against the land degradation in the Sahel region. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो UNCCD जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1994 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ था। और आप ये कह सकते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल यहां पर एग्रीमेंट है ना, मतलब कि हमें क्या करना है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को जो है वो सही तरीके से यहां पर मैनेज करना है ना, कि भाई डेवलपमेंट भी होना चाहिए लेकिन इन्वायरमेंट को भी यहां पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब अगर आपने इसको साइन किया है तो इसके द्वारा बताए गए जो भी काम है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात है ग्रेट ग्रीन वॉल जो इनिशिएटिव है
ठीक है। और ये किसका इनिशिएटिव है? सबसे पहले तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इनिशिएटिव बाय, ठीक है, बाय, यहां पर आपको मिलेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है उसके द्वारा इसको यहां पर अभी स्टार्ट किया गया है। और इसमें यहां पर क्या है कि इसमें जो ये साहिल रीजन है ना, तो ये अफ्रीका में आपको साहिल जो यहाँ पर अफ्रीकन रीजन देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर क्या है कि टोटल 11 कंट्रीज हैं, है ना, 11 कंट्रीज, उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है, कि हम लोगों को लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम करना है ताकि वहां पर लैंड वगैरह को हम थोड़ा सा प्रिजर्व यहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने स्टार्ट किया है। साहेल सहारन जो अफ्रीकन रीजन है उसके लिए इसमें 11 कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि लैंड डिग्रेडेशन को थोड़ा सा रोका जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो बोथ 1 और 2 जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार मैंने आप लोगों को जो है अपने जो डीएनए सेशन होता है न्यूज एनालिसिस, तो उसमें मैं आपको साहेल रीजन के बारे में भी यहाँ पर बता चुका हूँ कि साहेल रीजन कहाँ पर है, किस तरीके से है ना, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे माली हो गया, नाइजीरिया, नाइजर, चैड, सूडान वगैरह, ये सब कंट्रीज हैं जो कि आपको साहेल रीजन में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो साहेल रीजन के साथ साथ सहारा रीजन वाली जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल 11 कंट्रीज के ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। कोसी रिवर हैज इट सोर्स इन तिब्बत, मतलब तिब्बत से कोसी रिवर जो है वो निकलती है। और उसके बाद कोसी रिवर जो है वो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, और कोसी इज ऑल्सो नोन एज सौर ऑफ बिहार, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको सौर ऑफ बिहार तो बोलते ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कोसी जो है वो क्या है भाई, कोसी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो भारत में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री रिवर जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और कोसी रिवर के बारे में अगर हम इसका फ्लो देखेंगे तो ये तिब्बत जाएगी, है ना, तिब्बत के बाद फिर नेपाल जाएगी, और नेपाल जाने के बाद फिर प्यारे भारत में आएगी, ठीक है। तो ये इसका फ्लो जो है ये अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहां पर क्या होता है कि फिर उसके बाद ये आती है, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स वगैरह जो हैं ये इसमें देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या करती है, गंगा रिवर को जो है वो यहां पर ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और उसके बाद कोसी को जो है वो सौर ऑफ बिहार भी यहां पर कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको 3 स्टेटमेंट में से ये बताने की कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। The IHO has recognized the Southern Ocean as the world's 5th ocean since 1953. The Southern Ocean is the only ocean that touches the Pacific Ocean, Indian Ocean and Atlantic Ocean. तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, वो 1921 में इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसका जो काम है वो यहाँ पर ये है कि सेफ्टी ऑफ नेविगेशन वगैरह जो है, ठीक है, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो मरीन इन्वायरमेंट है यहाँ पर, है ना, मरीन इन्वायरमेंट जो आपको देखने को मिलेगा उसके प्रोटेक्शन वगैरह के ऊपर भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो भी यहाँ पर आपको इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर कोई सारे अच्छे हाइड्रोग्राफर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इंडियन नेवी में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है ये यहाँ पर हर साल कब मनाया जाता है, ये 8 जून को हम यहाँ पर वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया है
कि इसने यहाँ पर क्या किया कि सदर्न ओशियन को, ठीक है, जो सदर्न ओशियन है उसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि भाई ये क्या है, ये 5th ओशियन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि रिसेंटली जो वर्ल्ड ओशियन डे है तो उसमें नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है सदर्न ओशियन को एज अ वर्ल्ड 5th ओशियन, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि IHO ने जो है वो यहाँ पर क्या किया है कि अच्छा ये रिकॉग्नाइज किसने किया है ना, मतलब ये रिकॉग्निशन जो है ये किससे मिला है, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने यहाँ पर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। और IHO जो है उसने भी यहाँ पर सदर्न ओशियन को जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। और इन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया था वो कब किया था, रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने 1937 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1953 में जो है इन्होंने इसको रिपील कर दिया है ना, मतलब कि इसको फिर यहाँ पर ये सदर्न ओशियन को जो है ये लोग एक ओशियन कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। अंटार्कटिका वगैरह वाला जो रीजन है ना वहां पर आपको सदर्न ओशियन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1937 में इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, मतलब इसको 1937 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन 1953 में अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पर इन्होंने रिपील कर दिया, ठीक है। सदर्न ओशियन जो है ये यहाँ पर क्या करता है कि इज द ओनली ओशियन जो 3 ओशियन को यहाँ पर टच करता है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर याद रखिएगा और इंडियन ओशियन को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया और पहला स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे डेली न्यूज एनालिसिस वाला जो कोर्स है उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नवंबर मंथ आने वाला है ना, नवंबर से आप स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा, इसी तरीके से क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पर आपके साथ, है ना। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। इसका जो कॉस्ट है वो केवल 249 है, ठीक है। तो 249 रुपीज में आप एक महीना बेहतरीन डेली न्यूज एनालिसिस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा SSB का बैच जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। अगर किसी के SSB पास में है तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, अदरवाइज हमारा जो नया SSB का बैच होगा वो 15 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके चैट के माध्यम से भी चीज़ों को यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको जाननी है वहाँ से भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।